हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र बेनवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसपी लेसन्स में। और आज का हमारा जो सेशन रहने वाला है वो वही एमसीक्यू से रिलेटेड रहेगा। इसमें काफ़ी सारे हम क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आज हमारे सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारी स्क्रीन पे पहला ही क्वेश्चन कौन सा शो होता है। तो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे शो होता है, देख लीजिए क्वेश्चन का नाम क्या है, कौन सा ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक नर्तकी की नग्न प्रतिमा उनकी मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। यह किस धातु की मिश्र धातु से बनी है? तो ये बनी थी जी किसकी? कांस्य की धातु से ये बनी हुई एक मूर्ति है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, कौन सा है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो वो थे बुद्ध, धम्म और संघ। कौन कौन से थे? बुद्ध, धम्म और संघ क्या थे? ये त्रिरत्न थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से मगध के राज सिंहासन पर बैठा और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उसने किस नंद शासकों को पराजित कर ऐसी उपलब्धियां हासिल की है? तो उत्तर क्या रहेगा? उत्तर रहेगा प्यारे बच्चों इसका धनानंद। धनानंद की बात की जाए तो ये नंद वंश का शासक था। कौन से वंश का? नंद वंश का ये आखिरी शासक था। बात की जाए नंद वंश के संस्थापक कौन थे, तो नंद वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? वो थे महापद्म नंद। तो ये क्या था? नंद वंश का आखिरी ये शासक था। तो नंद वंश का आखिरी शासक कौन हुआ? धनानंद। और बात की जाए नंद वंश की स्थापना किसने की थी? महापद्म नंद ने इसकी स्थापना की थी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। गुप्त सम्राटों ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। इन स्वर्ण मुद्राओं को गुप्तकालीन अभिलेख में क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है जी दीनार। क्या कहा जाता है? दीनार कहा जाता है। गुप्त सम्राटों ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। इन स्वर्ण मुद्राओं को गुप्तकालीन अभिलेखों में क्या कहा जाता है? तो गुप्तकालीन अभिलेखों में दीनार कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। इन्होंने किन किन ग्रंथों का प्राणायाम किया है? तो ये किया था हर्षचरित्र और कादम्बरी का। किसका किया जी? हर्षचरित्र और कादम्बरी का किया है। उसके बाद चौगान या फोलो खेलते समय अपने घोड़े की पीठ पर से गिर जाने के कारण ऐबक की मृत्यु 1210 में हो गई थी। ऐबक का मकबरा कहाँ पे है? तो ऐबक का मकबरा है जी लाहौर के अंदर। बात की जाए यहाँ पे हम ऐबक की बात कर रहे हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक की बात कर रहे हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था, जिसने 1206 के अंदर क्या की थी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। और गुलाम वंश के नाम से क्या करता है? ये गद्दी पर बैठता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राणा प्रताप राणा उदय सिंह का उत्तराधिकारी बना। राणा प्रताप राणा उदय सिंह का उत्तराधिकारी बना। वह 1572 में मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। उसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ? उसका राज्याभिषेक हुआ जी गोगुंदा के अंदर। कहाँ पे होता है? गोगुंदा के अंदर उसका राज्याभिषेक होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था मुख्य रूप से दक्कन राज्यों के प्रशासनिक रिवाजों से उधार ली हुई थी। उसने 8 मंत्री नामजद किए थे। इन्हें क्या कहा जाता था? तो इन्हें 8 मंत्रियों को क्या कहा जाता था? इनको कहा जाता था अष्टप्रधान। क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान इनको कहा जाता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के तत्कालीन कारण चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग था। चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग के विरोध में प्रथम विद्रोह बैरकपुर छावनी में किसके द्वारा किया गया था? तो प्रथम जो विद्रोह हुआ था वो किया गया था मंगल पांडे के द्वारा। कहाँ पे? बैरकपुर छावनी में। ये कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है पश्चिम बंगाल के अंदर। कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल के अंदर। बात की जाए 29 मई 1857 को क्या हुआ था? पहली बार विद्रोह हुए थे। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल के अंदर। विद्रोह करने वाला कौन था? पहली घटना घटाने वाला कौन था?
वो था मंगल पांडे। कौन था? मंगल पांडे था। और मंगल पांडे की अगर बात की जाए तो मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को क्या कर दी गई थी? फांसी दे दी गई थी। तो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है 1857 की क्रांति की पहली फांसी किसे दी गई थी? 1857 की क्रांति की पहली फांसी किसे हुई? तो ये हुई थी मंगल पांडे को। 1857 की पहली घटना कब घटी थी? 29 मार्च 1857 को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। शिक्षा पर 1854 का चार्ल्स वुड डिस्पैच भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस वक्त भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कौन था? अर्ल ऑफ डलहौजी था। कौन था? लॉर्ड डलहौजी क्या था इस टाइम पे? 1854 के अंदर गवर्नर जनरल था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। सिक्कों का अध्ययन ज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? क्वेश्चन क्या है जी? सिक्कों का अध्ययन ज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो सिक्कों का जो अध्ययन किया जाता है न्यूमिस्टेमिक्स के अंदर किया जाता है। उसके बाद समुद्रगुप्त किसका पुत्र था? बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। समुद्रगुप्त किसका पुत्र था? ये था जी चंद्रगुप्त प्रथम का। किसका था? चंद्रगुप्त प्रथम का। ये शासक कब बनता है समुद्रगुप्त? ये बनता है 335 में। और कब तक रहेगा? 355 तक रहेगा जी। अब बात की जाए चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है किसका? गुप्त साम्राज्य का। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन कहलाया? चंद्रगुप्त प्रथम कहलाया। गुप्त वंश का संस्थापक कौन कहलाया? गुप्त वंश का संस्थापक कहलाया जी श्रीगुप्त। उसके बाद घटोत्कच, फिर आता चंद्रगुप्त प्रथम और फिर आता समुद्रगुप्त। और गुप्तों के शासनकाल में ही नालंदा विश्वविद्यालय की क्या हुई थी? नींव डली थी। नालंदा विश्वविद्यालय का क्या करवाया गया था? निर्माण कार्य करवाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब के कथन व कार्य कहलाते थे हदीस। क्या कहलाते थे? कथन व कार्य कहलाते थे। वो क्या थे? वो थे जी हदीस। उसके बाद हम आगे बढ़े और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अढ़ाई दिन का जोफड़ा कहाँ स्थित है? अढ़ाई दिन का जोफड़ा कहाँ पे स्थित है? तो अढ़ाई दिन का जोफड़ा है जी अजमेर के अंदर स्थित। कहाँ पे है? अजमेर के अंदर अढ़ाई दिन का जोफड़ा है। और किसके द्वारा ये बनवाया गया था? ये बनवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर बात की जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया और कुवैतुल इस्लाम मस्जिद का क्या करवाया? निर्माण कार्य इसने करवाया था। ए होम कहाँ के शासक थे? होम कहाँ के शासक थे? ये थे जी असम के शासक। उसके बाद मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच तृतीय युद्ध कब लड़ा गया? तो तृतीय युद्ध लड़ा गया था 1761 के अंदर। कब लड़ा गया? 1761 के अंदर क्या किया गया? तृतीय युद्ध लड़ा गया था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हुआ तथा व्यापार ब्रिटेन के सभी नागरिकों के लिए खोला गया था? तो ये था 1813 का चार्टर एक्ट। कौन सा था? 1813 का चार्टर एक्ट था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा है। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित है? तो ये जोशीमठ, द्वारकपुरी और श्रृंगेरी के अंदर ये स्थित है। उसके बाद महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो ये हुआ था मल्लों के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में किया गया जी? मल्लों के नेतृत्व में ये किया गया था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है।
ऋग्वेद के किन मंडलों का वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? तो द्वितीय से सप्तम मंडल को, कहा जाता है वंश मंडल कहा जाता है। उसके बाद वह स्थान जहां महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान, कवल्य ज्ञान प्राप्त किया था, वह जगह कौन सी थी? वह थी जम्बिक ग्राम। जम्बिक क्या थी? ग्राम थी। कृषक वर्ग की कोई भी महिला बिना आभूषणों के नहीं देखी जा सकती। कृषक वर्ग की कोई महिला बिना आभूषणों को नहीं देखी जा सकती। यह कथन किसका है जी? यह कथन है भरने का। किसका ये कथन? यह कथन है भरने का। फारसी राजदूत अब्दुल रजाक किसके शासनकाल में विजयनगर राज्य में आए थे? फारसी राजदूत अबुल रजाक किसके शासनकाल में विजयनगर राज्य में आए थे? तो ये आएगा देवराय द्वितीय के अंदर। क्या आएगा? देवराय द्वितीय के अंदर इसका नाम आता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। जहांगीर के शासनकाल में प्रचलित पद दू अस्पा और सिंह अस्पा का अर्थ क्या है? जहांगीर के शासनकाल में प्रचलित पद दू अस्पा और सिंह अस्पा का अर्थ क्या है? तो इसका जो अर्थ है वो है घुड़सवार, 2-3 घोड़े वाला। क्या होगा? घुड़सवार। अब दो अस्पा जिसके पास क्या है? 2 घोड़े होंगे, और सिंह अस्पा जिसके पास 2 से ज्यादा घोड़े होंगे। सिखों का नेता वीर बंदा बेरानी को किस मुगल बादशाह ने पराजित किया था? तो बहादुर शाह प्रथम ने किया था जी। किसने किया था? बहादुर शाह प्रथम ने किया था। मुर्शिदाबाद कब तक बंगाल की राजधानी के रूप में स्थापित रहा? तो ये रहा था जी 1773 तक। चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध में निर्णायक विजय के लिए मार्क्विस की उपाधि किस अंग्रेज को मिली थी? तो ये मिली थी लॉर्ड वेलजेली को। किसको मिली थी? लॉर्ड वेलजेली को मिली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के मध्यकाल में विदेशी मूल का प्रमुख साम्राज्य किस वंश का था? 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के मध्यकाल में विदेशी मूल का प्रमुख साम्राज्य किस वंश का था? तो ये था कुषाण वंश का। किस वंश का था जी? कुषाण वंश का ये साम्राज्य था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा है। उपलब्ध रेडियो कार्बन तारीखों के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात प्राचीनतम कृषिगत बस्ती मेहरगढ़ है, जबकि भारत में सिंधु क्षेत्र से बाहर ज्ञात सर्वाधिक प्राचीन बस्ती कौन सी है? तो ये है बालाथल। कौन सी है जी? बालाथल ये है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य की पश्चिम तथा पूर्वी 2 भागों में विभाजित किया गया है। पश्चिम भाग पर कुणाली तथा उसके बाद कुछ समय के लिए संप्रभुत्व के शासन था। राज्य का पूर्वी भाग की राजधानी क्या थी? तो पूर्वी भाग की राजधानी थी जी पाटलिपुत्र। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। सल्तनत काल में सैनिक विभाग के मुख्य क्या कहलाता था? सल्तनत काल में सैनिक विभाग का मुख्य क्या कहलाता था? तो दीवान आरिज अथवा आरिज ममलिक कहा जाता था। उसके बाद तुलु वंश के संस्थापक वीर नरसिंह 1505 से 1509, जिसने इम्बेबाड़ी नरसिंह की हत्या कर नए राजवंश की स्थापना की। इस वंश ने किस विख्यात शासक को आगरभोज के नाम से प्रसिद्धि मिली? तो ये कौन आएगा? ये आएगा जी कृष्णदेव राय। कौन सा आएगा? कृष्णदेव राय इसका आंसर रहेगा। गुरु अर्जुन है
जो हमारे गुरुजी हैं अर्जुन, 1518 से 1606 तक आदि ग्रंथ का संकलन किया, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर बनवाया, मनसत प्रथा को सुनिश्चित रूप दिया, खुसरो को आशीर्वाद देने के कारण किस मुगल बादशाह ने 1606 में उसको फांसी दे दी थी? तो किसको? जहांगीर को। किसने? जहांगीर ने क्या दी? उसको फांसी दे दी थी। दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और उसका सबसे पहला प्रतिनिधि हॉकिंस 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। 1608 में जहांगीर के दरबार में आया था। जहांगीर के शासनकाल में कौन सा ब्रिटिश प्रतिनिधि आया? तो इसका आंसर रहेगा थॉमस रो। एंशिएंट एंड मेडिवल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो वर्ष एवं कन्या के पति से कन्या मांगकर विवाह करना, प्रजापत्य विवाह यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह, देव विवाह, कन्या के पिता द्वारा धन के बदले कन्या को विक्रय कहलाता था। तो कहलाता था असुर विवाह। गोपुरम किस वास्तुकला शैली की विशेषता है? तो ये चोल द्रविड़ शैली की व्यवस्था है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1728 में मराठा और निजाम के बीच हुए पालखेड़े के युद्ध में समाप्ति के बाद दोनों पक्षों में कौन सी संधि हुई थी? तो दोनों संधियों में हुई थी जी मुंशी सोमगांव की संधि। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? तो मिले थे सुरकोटड़ा दास में। तहकीक के हिंद, तहकीक ए हिंद नामक पुस्तक की रचना करने नहीं देख रखे उनको भी क्या मिल जाए? इसकी सहायता मिल जाए। तो ज्यादा देरी न करते हुए हम हमारे सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो होता है वो है ये। फटाफट से आप मुझे कमेंट कर दीजिए। हाँ जी, पहला ही क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा संस्कृति। कौन सा क्वेश्चन है? हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थल जो रंगपुर है ये किस राज्य में पड़ता है? क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हड़प्पा संस्कृति, जो हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो स्थल मिले हैं वो कहाँ कहाँ पर मिले हैं इन सब का हमें पता है, लेकिन यहीं पर उनमें से एक स्थल आपको दिया जा रहा है रंगपुर। इसको रंगपुर है जो ये किस राज्य के अंदर पड़ता है? तो राज्य की अगर बात की जाए तो ये पड़ता है जी गुजरात राज्य के अंदर। कहाँ पे पड़ता है? गुजरात राज्य के अंदर क्या पड़ता है? ये रंगपुर स्थल पड़ता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। वैदिक युग में अंश किसका परिचायक था? वैदिक युग में अंश किसका परिचायक था? अगर इसकी बात की जाए तो वैदिक युग में जो अंश था वो बैलगाड़ी का क्या था? प्रचारक का था। किसका था वो? बैलगाड़ी का वो प्रचारक था। तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन यहाँ से आता है, आपके एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद हम फटाफट से आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। तैमूर के आक्रमण के समय भारत पर किस वंश का शासन था? तैमूर के समय भारत पर किस वंश का शासन था? तो वंश की बात की जाए तो तुगलक वंश का था। तुगलक वंश का अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो तुगलक वंश का टाइम पीरियड क्या रहेगा? 1320 से लेकर 1414 तक। और बात की जाए तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था तो तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी के अंदर। कब किया था जी? 1398 ईस्वी के अंदर क्या किया था? तैमूर ने आक्रमण किया था भारत पे। तो तैमूर ने 1398 में किया। और एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि किस वंश का शासक था, लेकिन हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में ये पूछ ले कि तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 1398 में किया। उस टाइम पे शासक कौन था? तो शासक की अगर बात की जाए तो उस टाइम पे शासक कौन था भाई? उस टाइम पे शासक था नसरुद्दीन महमूद। कौन शासक था उस टाइम पे? नसरुद्दीन महमूद उस टाइम पे शासक था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
फतूत ए फिरोज शाही, फितूत ए फिरोज शाही किस सुल्तान की आत्मकथा है? फितूत ए फिरोज शाही किस सुल्तान की आत्मकथा है? तो इसकी अगर बात की जाए तो ये है फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा। फितूत ए फिरोज शाही फारसी में है, किसकी आत्मकथा? ये फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। पूछा जाता है फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल कब से कब था? 1351 से 1387 तक, सॉरी 88 तक क्या रहा इसका शासन रहा। फिरोज शाह तुगलक को क्या बोला जाता है? नेहरू का सवर्ण काल इसके काल को बोला जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किए थे? कुछ नगर बसाए थे, जैसे हिसार, फतेहाबाद, फिरोजाबाद, फिरोजपुर और जौनपुर जैसे क्या बनाए थे इसने? कुछ नगर बसाए थे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा सूफी संप्रदाय बिहार में अधिक लोकप्रिय हुआ था? कौन सा सूफी संप्रदाय बिहार में अधिक लोकप्रिय हुआ था? तो वो कौन था जी? वो था फिरदौसी। कौन था जी? फिरदौसी क्या हुआ था? बिहार में अधिक लोकप्रिय हुआ था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाबलीपुरम, क्वेश्चन क्या है? महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने करवाया था? तो किसने करवाया था जी? ये करवाया था पल्लव वंश के शासकों ने। किसने किया था? पल्लव वंश के जो शासक थे, महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण इसने करवाया था। तो प्यारे बच्चों, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इसी चैनल पर आपको मंदिरों से रिलेटेड क्लासेज भी मिल जाएंगी। तो 2 क्लासें यहाँ पे पड़ी हुई हैं मंदिरों से रिलेटेड, जिसमें हमने 20 मंदिरों को कवर किया है। और ये 20 मंदिरों में ये महाबलीपुरम भी उनमें से क्या है? एक मंदिर है। तो मंदिरों की वीडियो को जाके आप वहाँ से सेशन को कंप्लीट कर सकते हो। मंदिरों में जो भी डाउट आते हैं वहाँ पे आपके सारे के सारे क्या हो जाएंगे? डाउट क्लियर किए जाएंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रकूटों का प्रसिद्ध स्थापत्य कार्य कौन सा है? उत्तर क्या रहेगा? कैलाश मंदिर। कौन सा रहेगा? कैलाश मंदिर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। अब पूछा जाए औरंगजेब कौन था जी? औरंगजेब मुगल वंश का आखिरी प्रतापी शासक था। औरंगजेब मुगल वंश का आखिरी प्रतापी शासक था जी। उसके बाद बात की जाए यहाँ पे औरंगजेब की, तो औरंगजेब का जो शासन काल था वो कब थे? 1658 से लेकर 1707 तक। 1707 में औरंगजेब की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है औरंगजेब का मकबरा कहाँ पे है? औरंगजेब का मकबरा है जी साउथ इंडिया के अंदर। औरंगजेब से क्वेश्चन ये आता है कि औरंगजेब का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है जी दक्षिण भारत को। क्यों? क्योंकि वहां पर 3 रियासतें हैं, बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर। अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा 3 महान रियासतें हैं। उन तीनों को हथियाने की कोशिश की है किसने? औरंगजेब ने। वहां पे माना जाता है कि ना तो कभी औरंगजेब हारा और ना ही कभी औरंगजेब जीता। क्या हुआ? ना कभी हारा ना कभी जीता। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर वहां पे देखा जाए तो मान लो बीजापुर को जैसे ही जीता तो अहमदनगर आजाद हो गया, अहमदनगर को जीता उसके पीछे बीजापुर ये हो गया। तो इस प्रकार से अपने आप को वो स्वतंत्र घोषित करते रहे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ना ही औरंगजेब वहां पे कभी जीता और ना ही कभी हारा, और वहीं पर बेचारे की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। औरंगजेब को ही क्या कहा जाता है? औरंगजेब को ही जिंदा पीर कहा जाता है। उसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा है? वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर का क्या नाम था? वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर का क्या नाम था? प्यारे बच्चों फटाफट से बता दीजिए। तो क्या था? बलि। क्या था जिसका? बलि। बलि नामक कर वहां से किससे लिया जाता था? प्रजा से वसूला जाता था। किस शासनकाल में? वैदिक सभ्यता के अंदर। उसके बाद प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है? समयात्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस राज्य में हुई है? ये पूछ रहा है आपसे कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसमें जो राज्य खोजे गए हैं सबसे ज्यादा राज्य कहाँ पे है? गुजरात में। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? अगर बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन से, क्वेश्चन ये आता है कि सबसे ज्यादा नगर कहाँ पे है, किस देश के अंदर है? तो सबसे ज्यादा नगर कहाँ पे है जी? भारत के अंदर है, लगभग 925। बात की जाए पाकिस्तान की, पाकिस्तान में लगभग 475, अफगानिस्तान में लगभग 2।
तो सबसे ज्यादा कहाँ पे, भारत में। लेकिन पूछ लिया जाए जी भारत में सबसे ज्यादा किस राज्य के अंदर है, तो भारत में जो सबसे ज्यादा है ना वो कहाँ पे है, वो है जी गुजरात के अंदर। इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर बात की जाए, क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर कि सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड बता दीजिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड प्यारे बच्चों फटाफट से कमेंट कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड क्या है। क्योंकि इतिहास की अगर बात करें, पहला ये टॉपिक हमारा इंडियन हिस्ट्री का होता है और सबसे ईजी ये क्वेश्चन है जो एग्जाम में एसएससी कई बार इसको पूछ चुकी है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपको इतने बेसिक क्वेश्चनों का पता है या नहीं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप में से ऐसा कोई स्टूडेंट होगा जिनको इन बेसिक क्वेश्चनों का नहीं पता। तो आगे बढ़ते हैं हम और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आजीविक संप्रदाय का प्रतिपादक कौन था? आजीविक संप्रदाय का प्रतिपादक कौन था? ये था मखील गोशाला। कौन था? मखील गोशाला था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे बच्चों, कौन सा है? किस स्थान को बौद्ध धर्म की जन्म स्थली माना जाता है? किस स्थान को बौद्ध धर्म की जन्म स्थली माना जाता है? तो इसकी अगर हम बात करें तो किसको माना जाता है प्यारे बच्चों? ये माना जाता है प्यारे बच्चों लुम्बिनी को। किसको माना जाता है प्यारे बच्चों? लुम्बिनी को ये माना जाता है बौद्ध धर्म की जन्म स्थली। उसके बाद प्यारे बच्चों हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शिवाजी के पिता शहाजी भोसले मूलतः किस राज्य के राज सेवा में थे? जो शिवाजी हैं उसके जो पिता थे शहाजी भोसले, वो किस राज्य की राज सेवा में थे? तो वो किसके थे जी? अहमदनगर। अभी अहमदनगर का हमने औरंगजेब के टाइम पे जिक्र किया था। अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा तीनों महान रियासत हुई है किस टाइम की? औरंगजेब के टाइम की। तीनों ही महान और पावरफुल रियासतें रही हैं दक्षिण भारत की। उसके बाद प्यारे बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन और बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है। और आपने देखा होगा हमारी जो क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है जिसमें हम डेली 70 से 80 क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर रहे हैं, उनमें भी एक दिन छोड़कर एक दिन आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता होगा। क्यों मिल जाता है? क्योंकि फेमस जो क्वेश्चन होते हैं, जो ज़्यादातर रिपीट होते हैं, सबसे ज़्यादा बार जो रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन आपको हर जगह दिखाई देंगे। क्योंकि जो हमारा टारगेट होता है, एग्जामिनर जो एग्जाम सेट करता है, अगर देखी जाए स्टेट का कोई भी एग्जाम हो तो स्टेट क्या करता है, हमेशा ही एसएससी का जो पैटर्न रहा है उसको उठाता है। तो हमारा टारगेट यही रहता है कि जो एसएससी ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं उन क्वेश्चनों पे हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा करेंगे। क्योंकि इनके अलावा क्वेश्चन कहीं और से बन भी नहीं सकते, क्योंकि हर चीज़ की एक लिमिट होती है और लिमिट पूरी हो चुकी है जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो इनके अलावा कोई क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाएगा। लेकिन डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया विक्रमाशिला बौद्ध मठ की स्थापना किसने की? वहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है धर्मपाल ने किस मठ की स्थापना की थी? धर्मपाल ने किस मठ की स्थापना की थी? क्वेश्चन उसने घुमाया, धर्मपाल नाम याद आया, तो अब हमारा माइंड क्या हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है कि यार धर्मपाल हो कौन गया। लेकिन जब ये पूछा, इसने बड़े प्यार से पूछा, बड़ा इजी क्वेश्चन पूछा, विक्रमशिला बौद्ध मठ की स्थापना किसने की, तब तो हमें धर्मपाल पता है। लेकिन पूछा जाए धर्मपाल ने किस मठ की स्थापना की, तब हमारा जो दिमाग होता है वो आउट हो जाता है कि जी नहीं, ये धर्मपाल यहाँ से कौन आ गया। तो इस प्रकार से क्या होता है, क्वेश्चनों को घुमाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पे है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, दिलवाड़ा जैन मंदिर कौन से स्टेट के अंदर है? दिलवाड़ा जो जैन मंदिर है ये है जी किसके अंदर? राजस्थान के अंदर। कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू में। कहाँ पे है? माउंट आबू में स्थित है। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि माउंट आबू कहाँ पे है? तो माउंट आबू की अगर बात की जाए तो माउंट आबू कहाँ पे पड़ती है जी? ये पड़ती है अरावली के अंदर। और अरावली कहाँ पे पड़ती है? राजस्थान के अंदर। और अरावली की जो ऊंची चोटी है वो कौन सी है? वो है गुरु शिखर। कौन सी चोटी है? गुरु शिखर अरावली की क्या है? ऊंची चोटी है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के कालीबंगा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। राजस्थान के कालीबंगा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह स्थान किस जिले में स्थित है? राजस्थान के कालीबंगा से में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह स्थान किस जिले में है? तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर जिला पूछा जा रहा है
और पर्टिकुलर जिला कब पूछा जाता है, जब पर्टिकुलर किसी स्टेट से क्वेश्चन आते हैं। कोई स्टेट का जब एग्जाम देते हैं पर्टिकुलर स्टेट से पूछते हैं। एसएससी यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछता है, कालीबंगा किस राज्य के अंदर स्थित है, कालीबंगा किस राज्य के अंदर स्थित है, राजस्थान के अंदर। कालीबंगा किसके लिए फेमस है, कालीबंगा किसके लिए फेमस है, ये काली चूड़ियों के लिए फेमस है। कहाँ पे है, राजस्थान में। लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर जब स्टेट ने एग्जाम लिया तो पूछा कि जो कालीबंगा है ये किस राज्य किस जिले के अंदर है, तो ये गंगानगर जिले के अंदर। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मध्यकालीन भारत के किस शासक ने मजर की घोषणा की थी, मजरनामा। क्या कहा जाता है इसको, मजरनामा कहा जाता है। तो मजरनामा की शुरुआत करने वाला शासक था कौन, अकबर। अब अकबर की बात की जाए, अकबर मध्यकालीन भारत का महान शासक हुआ है। अकबर को महान बोला जाता है, हुमायूं का ये पुत्र था। 1556 में अकबर शासक बना था। 1556 में जैसे ही अकबर शासक बनता है, कब बनता है, जब पानीपत का द्वितीय युद्ध जीत जाता है। जीतने के बाद क्या बनता है, अकबर शासक वहां पे बन जाता है। अकबर दोबारा से अपना राज्याभिषेक करवाता है 1556 तो, और कब तक रहता है, 1605 तक। अब बात की जाए ये मजरनामा क्या थी जी, बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है मजरनामा। अकबर ने एक मजरनामा से एक घोषणा पत्र बना रखा था, एक विभाग बना रखा था मजरनामा। इसने कहा कि मेरे साम्राज्य के अंदर कोई भी कितनी भी बड़ी गलती कर दे, कोई भी कितनी भी बड़ी गलती कर दे, लेकिन मैं उसको माफ कर दूंगा। माफ कब करूंगा, जब वो क्या करेगा, मुझे पता चलने से पहले क्या कर लेगा, वो माफी अगर मांग लेता है तो मैं उसको क्या कर दूंगा, माफ कर दूंगा। ये योजना किसने शुरू की थी, ये की थी अकबर ने। और अकबर शासक कब बना था, 1556 में अकबर शासक बनता है और कब तक रहता है, 1605 तक। उसके बाद बात की जाए, दिल्ली का लाल किले का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया। जो दिल्ली में लाल किला है इसका निर्माण करवाया गया था। और इस किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, इस किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो लाल किले का जो निर्माण करवाया गया वो शाहजहां ने करवाया। और इसकी अगर बात की जाए तो इसका जो निर्माण कार्य था वो किसने करवाया था, वो करवाया था औरंगजेब ने। किसने करवाया था, औरंगजेब ने इसके अंदर निर्माण करवाया, किसका, मोती मस्जिद का। तो दो क्वेश्चन यहाँ से बने निकलते हैं, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है लाल किले का निर्माण किसने करवाया, शाहजहां ने करवाया। उसके बाद बात की जाए, औरंगजेब ने इसमें क्या करवाई, मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद करने का फैसला किया था। दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक था जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद, यानी कि दौलताबाद नाम रखा था इसने चेंज करके, किसका, देवगिरी का। देवगिरी का नाम चेंज करके इसने क्या किया था, दौलताबाद किया था। तो एग्जामिनर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि दौलताबाद की स्थापना किसने की। तो दिल्ली से दौलताबाद कौन लेके जाता है, 1327 के अंदर मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पे ले जाता है। और बात की जाए मोहम्मद बिन तुगलक की, अब मोहम्मद बिन तुगलक के से हम रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पढ़ लेते हैं। जो यहाँ पे दौलताबाद ये राजधानी लेके जाता है, कब लेके जाता है, 1326 में। ये जो इसकी स्कीम थी ये क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। ऐसे ही इसने अपने शासनकाल में 5 योजनाएं बनाई और 5 की 5 क्या हो गई जी, फेल हो गई। इसलिए इसको पागल राजा, पढ़ा लिखा अनपढ़, मूर्ख राजा, रक्त पिपासु नाम दिया गया, पढ़ा लिखा अनपढ़। क्योंकि बात की जाए मध्यकालीन भारत का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक था। उसके बाद हम बात करें दीवाने कोही, यहाँ पे दीवाने कोही लिख रखा है, दीवान ए कोही आएगा, दीवान ए कोही, जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, किस विषय से संबंधित है। देखो क्वेश्चन वो कैसे घुमाया गया है। एक जगह तो आपसे पूछ रहा है कि दीवाने कोही की स्थापना किसने की, इस विभाग को गठन किसने किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया जी, पहला क्वेश्चन यहाँ से करो गया। लेकिन अब की बार इन्होंने क्या पूछा, आपको पहले ही बताया कि भाई दीवाने कोही का जो गठन है ना वो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया है, लेकिन आप ये बता दीजिए कि ये विभाग किसका था, ये विभाग किससे संबंधित है। तो हम क्या कहेंगे जी, ये विभाग संबंधित है जी किससे, ये विभाग संबंधित है कृषि से। किससे संबंधित है, एग्रीकल्चर से ये विभाग संबंधित है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाने की अनुमति देने वाला
मुगल शासक कौन था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सूरत में कारखाने की अनुमति देने वाला मुगल शासक कौन था? ये था जी जहांगीर। जहांगीर था। कौन था जहांगीर? सबको पता है जहांगीर कौन था। ये वही जहांगीर था जो किसके लिए फेमस था? अनारकली के लिए ये फेमस था। आपने एक सॉन्ग भी सुना होगा, अनारकली डिस्को चली, तो वो इसी पे बना हुआ है जी। जहांगीर शासक कब बनता है? 1605 के अंदर बनता है और कब तक रहता है? 1627 तक रहता है। बात की जाए, जहांगीर ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया था। किसके खिलाफ किया था? अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया था। पिता को कहा था कि पिताजी मुझे शासक बनना, मुझे शासक बनने दीजिए। ये बात किसने बोली थी? ये बात बोली जहांगीर ने। किसको बोली? अकबर को। अकबर को धमकी दी, पिताजी मुझे शासक बनने दीजिए, नहीं मैं तो आपको देख लूंगा। तो एग्जामिनर आपसे अब ये क्वेश्चन पूछता है, मुगल बादशाहों में ऐसा कौन सा बादशाह था जिसके शासनकाल में पुत्र का विद्रोह पिता के खिलाफ हुआ? तो कौन नींव डालने वाला था? जहांगीर डालने वाला था। जहांगीर ने पिता का विद्रोह किया। इसके बाद क्या हुआ? जितने भी शासक आए, सबके जो पुत्र हुए, पुत्र ने क्या किया? पिता का विद्रोह किया। जहांगीर के बाद शाहजहां आया, शाहजहां के पुत्रों ने विद्रोह किया। उसके बाद औरंगजेब आया, औरंगजेब के पुत्र ने विद्रोह किया। तो ऐसा पूरे मुगल सल्तनत में क्या हो जाएगी? नींव पड़ जाएगी। अब हर पुत्र क्या करेगा? पिता के खिलाफ विद्रोह करेगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का अभिप्राय क्या है? वर्नाकुलर एक्ट प्रेस का अभिप्राय क्या है? तो इसका अभिप्राय क्या है? भारतीय भाषाओं में समाचार पत्रों का प्रकाश रोकना। अब इस वर्नाकुलर एक्ट प्रेस की बात करें, जो एक्ट का आया, ये आया किस लिए था? अब बात करें हम 1858 के बार पीछे चलते हैं। 1858 में जब भारत में क्राउन का शासन लगता है, 1858 भारत शासन अधिनियम, तो उस टाइम पे अंग्रेजों ने एक विचार किया, एक नीति बनाई। उन्होंने सोचा कि अगर इतने बड़े देश पे हमें अधिकार करना है, इतने बड़े देश पे हमें शासन चलाना है, तो उसके लिए क्या चाहिए? इतने बड़े देश के लिए क्या चाहिए होगा? इतने बड़े देश के लिए चाहिए होगा जी भारतीयों का सहयोग लेना। अब ये विचार कर लिया जी। किसने किया ये विचार? ये विचार किया जी अंग्रेजों ने। और भारतीयों को चाहिए सहयोग करना। किसमें? इनका सहयोग करेंगे। लेकिन भारतीय सहयोग कब कर सकते हैं? जब भारतीय शिक्षित हों। और शिक्षित कब हो सकते हैं? जब उन्हें हर तरह से आज़ादी दे। तो इन्होंने क्या किया? भारतीयों को शिक्षा देना स्टार्ट कर दिया जी। और साथ में बोले कि आप क्या कर सकते हो? स्थानीय भाषाओं में अपने समाचार पत्रों का प्रकाशन कर सकते हो, ये बोला। लेकिन अब बात करें यहाँ पे, इन पे बैन क्यों किया गया? भारतीय भाषाओं का पत्रों का जो प्रकाश था, इसको रोकने की कोशिश क्यों की गई? इसके पीछे का रीजन क्या रहा? अगर रोकने की कोशिश ही की बात करें हम, क्यों रोकने की कोशिश की गई, तो रोकने की कोशिश इसलिए की गई क्योंकि अब इनको लगने लगा कि जो ये स्थानीय भाषाओं में समाचार पत्र छप रहे हैं, इनमें डेली कुछ न कुछ छप जाता है। क्यों? क्योंकि अंग्रेज कहीं पे कभी कुछ करते रहते हैं और उनका विद्रोह होता रहता है, और वो नेक्स्ट डे किस में आता है? स्थानीय भाषाओं में छपता है, तो सबको पता चलता है। इसलिए सारे के सारे पब्लिक क्या होती है? जागरूक होती है। तो इन्होंने क्या किया? इस वर्नाकुलर एक्ट प्रेस को ही बंद कर दिया। यहाँ पे ये एक्ट ये लेके आए थे कि अब ये लोग क्या नहीं कर सकते? स्थानीय भाषाओं में समाचार पत्र नहीं छाप सकते, ये बोला गया जी। अब बोला गया, इन्होंने सोचा कि अब हम क्या करेंगे? राष्ट्रवाद के जो उदय होने लग रहे हैं, जो पनपने लग रहा है राष्ट्रवाद, उसका दमन कर देंगे। लेकिन नहीं, इससे दमन नहीं हुआ। राष्ट्रवाद क्या हो गया जी? और भी ज्यादा अब यहाँ पे बढ़ना स्टार्ट हो गया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी जी ज्योतिबा फुले ने। किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। पेशावर किस सम्राट के शासनकाल में बौद्ध सभ्यता का प्रसिद्ध केंद्र था? अगर बात की जाए, पेशावर किस सम्राट के शासनकाल में बौद्ध सभ्यताओं का प्रसिद्ध केंद्र था, तो किसकी बात करें हम यहाँ पे? कनिष्क के शासनकाल में। किसके शासनकाल में था जी? कनिष्क के शासनकाल में ये था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें कौन सा है। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में अंतिम दिनों में दक्षिण भारत में किस दो विशाल स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ था? तो मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में अंतिम दिनों में दक्षिण भारत में किस दो विशाल
स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ था। तो इसकी अगर बात की जाए तो कौन कौन से थे, वो थे विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य। कौन कौन से थे, विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य का क्या हुआ था, उदय हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कौन कौन सा है। तो यहां से क्वेश्चन ये भी बन जाता है जी, विजयनगर की स्थापना कब हुई। विजयनगर की स्थापना कब हुई, तो विजयनगर की स्थापना हुई थी 1337 के अंदर। वहीं पे बात करें हम बहमनी साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य की कब हुई, 1347 के अंदर। बहमनी की किसने की, अलाउद्दीन महमूद शाह ने की, और विजयनगर की किसने की, हरिहर और बुक्का ने की 1336 के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा है, खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था, तो इसकी अगर बात की जाए ये कौन था, ये था जी बाबर। कौन था, बाबर था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, दास वंश को समाप्त कर खिलजी वंश के आधारशिला रखने वाला खिलजी वंश का शासक कौन था, तो ये था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया, खिलजी वंश के आखिरी शासक किसको, क्यूमर्स की हत्या की, और क्यूमर्स की हत्या करके खिलजी वंश की क्या कर दी, नींव रख दी। खिलजी वंश की नींव कब रखी गई जी, खिलजी वंश की नींव रखी गई थी 1290 में, और खिलजी वंश कब तक चला था, ये चला था जी 1320 तक। कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका जो निर्माण कार्य करवाया था वो किसने करवाया था, वो करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। भारत पर आक्रमण करने के लिए 1524 में बाबर को लोधी वंश के किन दो सरदारों ने आमंत्रित किया था। भारत पर आक्रमण करने के लिए 1524 में बाबर को लोधी वंश के किन दो सरदारों ने आमंत्रित किया था। एक का नाम आलम खान लोधी था, दूसरे का नाम क्या था, दौलत खान लोधी था। तो इन्होंने बाबर को प्रेरित किया था कि आप आओ और क्या करो, अटैक करो। और फिर बाबर इनके कहने पर 1526 में अटैक करता है दिल्ली पर, और एक युद्ध होता है पानीपत का प्रथम युद्ध। किस किस के बीच होता है, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। इसमें पराजित कौन होता है, इब्राहिम लोदी होता है, और इब्राहिम लोदी क्या हो जाता है, युद्ध स्थल पर ही मारा जाता है। यहाँ पे इब्राहिम लोदी मारा गया, दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक, लोदी वंश का आखिरी शासक जैसे ही मारा जाता है, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक है जो युद्ध स्थल पर मारा गया, तो कौन सा शासक था, वो शासक था जी इब्राहिम लोदी। उसके बाद 1757 में अली नगर की संधि किन किन के मध्य हुई थी, सिराजुद्दौला और क्लाइव के मध्य। अली नगर की संधि किन किन के मध्य हुई थी, सिराजुद्दौला और क्लाइव के मध्य। अब बात की जाए यहाँ पे 1757 के अंदर, 1757 के अंदर युद्ध होता है प्लासी का युद्ध, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। इसमें सिराजुद्दौला क्या हो जाता है, मारा जाता है। किस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, किस एक्ट के तहत कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, तो एक्ट कौन सा था, एक्ट था जी 1773 का। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कोलकाता में कब हुई, 1774 में। किस एक्ट के तहत हुई, 1773 वाले एक्ट के तहत हुई। सामवेद का प्रथम दृष्टा वेदव्यास के किस शिष्य को माना जाता है, वेद व्यास के किस शिष्य को माना जाता है, तो इसमें कौन आएगा, जैमिनी आएगा जी। उसके बाद अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में हैं, अशोक के अधिकांश अभिलेख
किस लिपि में है? ये ब्राह्मी लिपि में है। किस बौद्ध ग्रंथ से यह पता चलता है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद क्षेत्रीय राज्य विद्यमान थे? तो उत्तर क्या रहेगा? अंगुनर की निकाय। अंगुनर निकाय क्या था? अंगुनर निकाय था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने लिखा है कि ब्राह्मण की परीक्षा तुल्य से, क्षत्रिय को अग्नि से, वैश्य को जल से तथा शूद्र को विष से की जानी चाहिए? तो ब्राह्मणी ने लिखा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेर कवियों ने किसको अपना सबसे महान राजा बताया था? यहाँ पे जो टाइपिंग में एरर है प्यारे बच्चों, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे स्किप करते हैं। ये 4-5 क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ी सी इसमें टाइपिंग में एरर है, तो अच्छे से हम समझ नहीं पा रहे ये क्या कहना चाह रहे हैं। 1983 में ईस्वी में गंग राजा राजमल चतुर्थ के विषय में मंत्री सवर्ण बेलगोला में गोमतेश्वर की 56.5 फुट ऊंची विशाल प्रतिमा का निर्माण किसने करवाया था? चामुंडा राय ने करवाया था जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे बच्चों, कौन सा है? खेर उल मजलिस का लेखक कौन है? खेर उल मजलिस का लेखक कौन है? ये हमीद कलंदर। कौन है जी? हमीद कलंदर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब तथा किस वायसराय के समय में पारित हुआ था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब तथा किस वायसराय के समय में पारित हुआ? 1878 के लॉर्ड लिटन के वायसराय में 1878 में पास हुआ, और वायसराय कौन था? लॉर्ड लिटन यहाँ पे वायसराय था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन था? तो अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना क्या था? अकबर का दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि था। मलिक काफूर के विरुद्ध लड़ने वाला वारंगल के काकतीय शासक थे प्रतापरुद्र देव। अब अगर बात की जाए यहाँ पे 2 क्वेश्चन, एक अकबर से एक पूछा जाए। क्वेश्चन बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। हिंदी का स्वर्ण काल किसके शासनकाल को कहा जाता है? हिंदी का स्वर्ण काल किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो हिंदी का जो स्वर्ण काल इसके शासनकाल को कहा जाता है, ये कहा जाता है जी किसके शासनकाल को? अकबर के शासनकाल को। मलिक काफूर के विरुद्ध लड़ने में वारंगल के काकतीय शासक थे प्रतापरुद्र देव। प्रतापरुद्र देव मलिक काफूर से बिना लड़े ही हार मान लेता है, और प्रतापरुद्र देव मलिक काफूर को एक हीरा भेंट करता है, विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा। कौन सा हीरा भेंट करता है? विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा। और फिर मलिक काफूर उसे ले जाकर किसको दे देता है? अलाउद्दीन खिलजी को। साथ में एक उपाधि देता है सिकंदर-ए-शाह। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कैरेट एंड स्टिक की नीति अपनाने वाला लॉर्ड मिंटो किसके बाद इस पद पर आया था? लॉर्ड कर्जन के बाद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे बच्चों। स्थायी भू बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने आरंभ किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था जी। किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। सासाराम बिहार में पड़ता है जी। किस शासक का मकबरा है? शेरशाह सूरी का है जी। कहाँ किसका है? शेरशाह सूरी का है। अष्टांग मार्ग का पालन करने की शिक्षा किसने दी थी? तो ये दी थी जी गौतम बुद्ध ने। किसने दी थी? गौतम बुद्ध ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। क्या थी? श्रीरंगपट्टनम थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वप्रथम किस शासक ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था? सर्वप्रथम किस शासक ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था? सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी जी। सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना कब की जी? बात की जाए आगरा की स्थापना 1504 में की जी। आगरा को राजधानी कब बनाया जी? 1506 के अंदर आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। उसके बाद वैशाली किस प्राचीन राज्य की राजधानी थी? लिच्छवी राज्य की। किसकी? लिच्छवी राज्य की। यजु संहिता के सबसे बाद का साहित्य कौन सा था?
वाजसेयनी साहित्य। कौन सा था? वाजसेयनी साहित्य था जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यजु संहिता का सबसे बाद संहिता कौन सा था? वाजसेयनी था। किस पश्चिम विद्वान ने रोम से भारत से सोने का निर्गुण पर दुख प्रकट किया था? तो वो कौन सा था? प्लिनी। तो प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं, फटाफट से आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। भारत में गोष्ठी लिपि को स्थापित किया गया था। भारत में गोष्ठी लिपि को स्थापित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ईरानियों के द्वारा। किसके द्वारा किया गया जी? ईरानियों के द्वारा किया गया। पर गोदन का आनंद वंदा सुखद कहा गया है। सुत निपात में क्या कहा गया? सुत निपात में। चिरांद में लाल व काले मर्द बांड काल का संबंध किस धातु से है? तो इसका संबंध किस धातु से है जी? लोहे से है। संपन्न व धनी किसानों को संगम संहिता में क्या कहा गया है? संपन्न व धनी किसानों को संगम संहिता में क्या कहा गया है? इनको कहा गया है जी वेल लाम। क्या कहा गया जी? वेल लाम कहा गया है। ऋग्वेद में अद्याना शब्द का इस्तेमाल किसके लिए हुआ था? दूध देने वाली गाय के लिए। यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा सा एरर है। टाइपिंग की वजह से थोड़ी सी शब्दों में मेल जोल में जो दिक्कत आ रही है, इसकी वजह से आ रही प्यारे बच्चों। लेकिन आगे से हम कोशिश करेंगे कि ऐसी जो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वो आगे ना किया जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन टाइप होते हैं और टाइपिंग में जाहिर बात है कि गलती हो जाती है। खिलजी शासन के दौरान निर्मित वस्तुओं तथा बाहर के प्रदेशों में अधीनस्थ राज्यों और विदेशों से आने वाले माल के बाजार को क्या कहा जाता है? सराय ए अदल। क्या कहा जाता है? सराय ए अदल कहा जाता है। किस अभिलेख से अशोक को पहचाना गया है? किस अभिलेख से अशोक को पहचाना गया है? तो ये अभिलेख है जी मस्की गुर्जरा अभिलेख। मस्की गुर्जरा अभिलेख। देवपतन तथा कश्मीर के श्रीनगर की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? देवपतन तथा कश्मीर के श्रीनगर की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है जी अशोक को। किसको दिया जाता है? अशोक को ये दिया जाता है। उसके बाद हम आगे बढ़े। सिंधु कालीन सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ पे मिले? सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ पे मिले? सुरकोटड़ा में मिले। कहाँ पे? सुरकोटड़ा में मिले। किस मुगल शासक को रंगीले के नाम से जाना जाता है? किस मुगल शासक को रंगीले के नाम से जाना जाता है? तो रंगीले के नाम से जाना जाता है जी मोहम्मद शाह को। किस शासक को? मोहम्मद शाह को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? चंदेल वंश का संस्थापक था ननूक। कौन था? ननूक था। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? मुद्रा राक्षस विशाखदत्त की रचना है। किस शक शासक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था? रुद्रमान प्रथम ने। प्रसिद्ध पेशवा वंश में प्रथम पेशवा कौन था? तो प्रथम पेशवा की बात की जा रही तो कौन था? बालाजी विश्वनाथ। उसके बाद बादरायण का ब्रह्मसूत्र किस दर्शन से संबंधित है? उत्तर क्या है? वेदांत। किसे? वेदांत से ये संबंधित है। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा बनाने का श्रेय किस कला को दिया जाता है? मथुरा कला को दिया जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? ऋषभ देव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे जी? ऋषभ देव थे। ओम नमो भगवत वासुदेवाय किस धर्म का प्रमुख मंत्र है? ओम नमो भगवत वासुदेवाय नमः किस धर्म का प्रमुख मंत्र है? ये वैष्णव संप्रदाय का है। प्यारे बच्चों फटाफट से आगे बढ़ते हैं। एक बार इससे पहले आप इसको फटाफट से
लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि जो बच्चे यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं, इस सेशन को अभी नहीं देख पा रहे हैं, तो इसके बाद जैसे ही ये सेशन आप उनके पास शेयर करोगे तो वो बच्चे क्या कर पाएंगे, इसको देख पाएंगे। इसकी पॉसिबिलिटी होती है कि हर बच्चे के पास नोटिफिकेशन नहीं जाता, हर बच्चे ने बेल आइकन ऑन नहीं किया होता, बेल आइकन प्रेस नहीं किया होता। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पर प्रेस कर दो कि जो से ही क्लास सेशन इस पे आई सबको क्या मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फटाफट से एक बार आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कौन सा है। पिरामिडाकार विमान किस शैली के मंदिरों के खास अंग हैं? द्रविड़ शैली के। किसके? द्रविड़ शैली के। भारत के किस सम्राट ने चीन की सेवा को परास्त किया है? चीन की सेना को परास्त किया था, तो वो कौन था? वो था कनिष्क। कौन सा शासक था? कनिष्क का। महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि किस वर्ष धारण की थी? महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि किस वर्ष धारण की थी? तो ये की थी जी 1877। लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा गया था? तो कौन सा था? ये था सतारा। कौन सा था? सतारा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सिविल सेवाओं में प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती का नियम कब बना? सिविल सेवाओं में प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती का नियम कब बना था? तो ये बना था जी 1853 के अंदर। गुरु अर्जुन देव के वध के पश्चात कौन गुरु बने? गुरु अर्जुन देव के वध के पश्चात कौन गुरु बने थे? गुरु हरगोविंद होयसाल। कौन थे बने? गुरु गोविंद बने। होयसाल राज्य किस प्रदेश में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है जी। होयसाल प्रदेश किस राज्य में स्थित है? होयसाल प्रदेश कर्नाटक राज्य में क्या है जी? समुद्रगुप्त की उपलब्धियों। क्वेश्चन कौन सा है? ध्यान दे लीजिए फटाफट से। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है इलाहाबाद प्रशस्ति में। कहाँ पे मिलता है? इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति में। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला शासक को ग्रहण कौन था? कौन था शासक? चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। कनिष्क ने किस धर्म का संरक्षण दिया? कनिष्क ने महायान बौद्ध धर्म का दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? अकबर था। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आती? 1602 में। अकबर 1600 में आती है और अकबर का शासनकाल था 56 से 1605 तक। अलाउद्दीन द्वारा धर्म की उपेक्षा करने के लिए किस समकालीन मुस्लिम लेखक ने उसकी आलोचना की थी? बर्नी ने। किसने की थी जी? बर्नी ने की थी। यहाँ पे वर्नी लिखा हुआ है तो टाइपिंग में एरर है, मैंने प्यारे बच्चों पहले बताया था। क्या आएगा? ब्राह्मणी नहीं आएगा। कौन सा दिल्ली सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक मेरठ और टोपरा से अभिलेखों को लेकर कहाँ पे आया? दिल्ली लेके आया। एक मेरठ से एक टोपरा से 2 अभिलेखों को लेकर कहाँ पे आता है? ये दिल्ली में आता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। कौन सा है? किसके शासनकाल में मराठों के राज्य का सर्वाधिक प्रसार हुआ था? किसके शासनकाल में मराठों के राज्य का सर्वाधिक प्रसार हुआ था? तो इसकी बात की जाए बालाजी बाजीराव के शासनकाल में। बालाजी बाजीराव के शासनकाल में। अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। कौन था? वाजिद अली शाह। हड़प्पा कालीन मोहरों पर अंकित सरंग युक्त शिरोवस्त्र पहने और पशुओं से घिरे हुए योगी की पहचान किस रूप में की गई है? तो ये की गई थी पशुपति शिव के रूप में। किस रूप में की गई है? पशुपति शिव के रूप में ये की गई है। पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस ग्रंथ में प्राप्त है? तो वृहदारण्यक उपनिषद में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। संगम युग में युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? संगम युग में युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? पशुओं की चोरी। जो संगम युग था इसमें जो युद्ध होते थे वो किस कारण से होते थे? ज्यादातर जो प्रमुख कारण रहता था वो कौन सा था? पशुओं की चोरी का प्रमुख कारण था।
मुगल भवनों की दीवारों आदि शिल्प फूल पत्तियों पर अरे बहुमूल्य पत्थरों को जड़ने की जड़ाऊ कला पितरादुरा कहा जाता है। किस मुगल कालीन भवन में पहली बार बड़े पैमाने पर पितरादुरा का प्रयोग व्यापक रूप से किया गया है? तो आगरा में इत्माद उद दौले के मकबरे में नूरजहां ने अपने पिता इत्माद उल दौला के मकबरे का निर्माण कराया। ताजमहल में भी पितरादुर का प्रयोग व्यापक रूप से किया गया है। उसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कृत्य कल्पतरु के लेखक लक्ष्मीगर भट्ट किस राजा के मंत्री थे? गोविंद चंद्र गहरवाड़ के। किसके? गोविंद चंद्र गहरवाड़ के। प्रसिद्ध गुलाम तुर्क अमीरों के संग चालीसा की स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी जी। किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। अकबर के अल्पायु होने के कारण 1556 से 1560 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में रही? तो किसके हाथों में रही थी जी? बैरम खां के हाथों में थी। किसके हाथों में थी? बैरम खां के हाथों में ये जिम्मेदारी थी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए 1784 में कौन सा एक्ट पारित किया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम पास किया गया। अल्मोड़ा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। उसके बाद मौर्य काल में मारक कर वसूलने वाले अधिकारियों को क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है शुल्काध्यक्ष। मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? सिंधु नदी के तट पर हुई थी। अकबर जिसे अपने जीवन काल में पूर्ण न कर सका परंतु उसे जहांगीर ने पूरा किया, वह कौन सा कार्य था? मेवाड़ की अधीनता। कौन सा था? मेवाड़ की अधीनता। किस राज्य के शासनकाल में अष्ट प्रधानमंत्री प्रसिद्ध हुए? उत्तर शिवाजी यानी कि मराठों के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा है। मुगल कालीन के प्रसिद्ध चित्र साइबेरियाई साइरस का चित्रण किसने किया था? मसूर ने। जालिम हुमायूं के नाम से प्रसिद्ध शासक किस देश का है? बहमनी वंश का है। राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में। विशुद्ध मारक की रचना किसने की थी? बुद्धघोष ने की थी। संस्कृत के नाटकों में पटाक्षेप के लिए यावनिका शब्द प्रयोग किया जाता है, किस भाषा का है? यूनानी भाषा का है। ईसा का प्रारंभिक शताब्दी में एक्सोम किसको कहा जाता था? लिनन के कपड़ों को कहा जाता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे बच्चों कौन सा है। बलबन ने दीवाने अर्ज की स्थापना सैन्य विभाग सैन्य विभाग के लिए की थी। किसके लिए की थी? सैन्य विभाग के लिए। बलबन ने एक विभाग बनाया पहले, दीवाने विराजत। कौन सा विभाग बनाया जी? दीवाने विराजत एक विभाग बनाया जिसके अंदर सेना और वित्त को शामिल किया गया। लेकिन जैसे ही मुगलों के आक्रमण हुए उसमें महमूद खां मारा गया जो बलबन का पुत्र था। तो बलबन ने पता करवाया कि जी ऐसा क्यों हुआ, मेरी तो सेना भी मजबूत है फिर भी ऐसा क्यों हुआ? तो पाया गया कि सेना तो मजबूत थी लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। किसके कारण? दीवाने विरासत के कारण, क्योंकि एक ही विभाग वो हो गया। तो फिर क्या किया बलबन ने? अलग विभाग बनाया दीवाने अर्ज। किसके लिए? सेना के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। सुल्तान अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत में 1947 में किस राज्य की स्थापना की जिसकी राजधानी गुलबर्ग थी? बहमनी राज्य की। बंगाल के किस नवाब ने 1756 में आक्रमण करके कलकत्ता पर कब्जा कर लिया था? नवाब सिराजुद्दौला ने। उसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा स्थित है जी दिल्ली के अंदर। कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर। ईरानी भाषा के किस ग्रंथ की तुलना भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद से की जाती है? तो ये आएगा जैन अवेस्ता। बौद्ध धर्म के त्रिनेत्र थे बुद्ध, संघ और दम। उसके बाद राज्य के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? चाणक्य ने किया था। खुरम द्वारा दक्षिण भारत के सैन्य अभियानों का महत्वपूर्ण सफलता अर्जित करने वाला जहांगीर ने उसे क्या उपाधि दी थी? शाहजहां की उपाधि दी थी। उसके बाद प्यारे बच्चों हम आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खुरम द्वारा दक्षिण भारत के सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित करने के लिए जहांगीर ने उसे क्या उपाधि प्रदान की थी? शाहजहां की। मुगल सम्राट को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है, औरंगजेब को जाना जाता है। दिल्ली पर नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुआ था।
कलायु के समय बंगाल में श्वेत क्रांति हुई, इसे किसने और किस लिए किया था? अंग्रेज सैनिकों को भत्ते के लिए। साइमन कमीशन ने शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास की समीक्षा के लिए किस समिति की स्थापना की थी? हार्टग समिति की स्थापना इसने की थी। साइमन कमीशन ने शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास की समीक्षा के लिए किस समिति की स्थापना हुई? तो इसकी समिति की बात की जाए तो कौन सी थी? हार्टग समिति थी। गीत गोविंद ग्रंथ के लेखक जयदेव किस शासन के दरबार में थे? उसके बाद में तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं प्यारे बच्चों। चारों आश्रमों को सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? जाबलोपनिषद में मिलता है। सुत्त पिटक किस धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का। बौद्ध को किन तीन प्रमुख नामों से जाना जाता है? बुद्ध से, शाक्य मुनि से और तथागत से। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेख का लेखक कौन है? तो इसका लेखक कौन है? हरिसेन इसका लेखक है। दिल्ली सल्तनत में प्रणाली का प्रारंभ किस शासन ने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक तहकीकाते हिंद किसकी कृति है? अलबरूनी की कृति है। अकबर की भू राजस्व व्यवस्था के प्रवर्तक कौन थे? टोडरमल थे। जहांगीर के शासनकाल में असमत बेग, तामुतुदौला, आसफ खां किस गुट के प्रमुख सदस्य थे? नूर जहां के गुट के। सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किस मुगल सम्राट के शासनकाल में थे? औरंगजेब के शासनकाल में थे। महात्मा बुद्ध ने किस शासक के राज्यकाल में निर्वाचन प्राप्त किया था? अजातशत्रु के शासनकाल में। भारत में प्रचलित सबसे पहले सिक्के किस प्रकार के थे? तो ये थे नतशाला के। इतिहास प्रसिद्ध सिकंदर और दारा के युद्ध में सिकंदर और दारा कहाँ के राजा थे? यूनान व ईरान के। उसके बाद पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों का सेनापति कौन था? सदाशिवराव भाऊ था। और दूसरी तरफ कौन था? अहमद शाह अब्दाली। और तीसरा युद्ध कब हुआ? 1761 के अंदर तीसरा युद्ध हुआ था। तो प्यारे बच्चों, आज का ये सेशन को हम यहीं पे ड्रॉप करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। प्यारे बच्चों को फटाफट से इसको लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि और बच्चों तक भी ये सेशन पहुंच जाए और आने वाले एग्जामों में और बच्चों की भी क्या हो जाए? हेल्प हो जाए। तो आज के लिए सेशन को हम यहीं पे ड्रॉप करते हैं। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट।